जैसा कि हमने कल इल्तुतमिश के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था, इसी कड़ी में इल्तुतमिश के प्रशासकीय सुधारों का आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। कल भी हमने इस बारे में थोड़ा मोटी मोटी जानकारी आपको बताई थी। इल्तुतमिश के प्रशासकीय सुधारों का वर्णन कीजिए, इस प्रकार का प्रश्न एग्ज़ाम में भी कई बार पूछा जाता है, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इल्तुतमिश के प्रशासकीय सुधारों को हम देखें तो इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने दिल्ली के निकट दोआब के आर्थिक महत्व को समझा और वहाँ पर उसने 2000 इक्ताओं का गठन कर 2000 तुर्क सैनिकों की नियुक्ति की। दोआब का आर्थिक महत्व को समझा उसने। गंगा यमुना के बीच का जो प्रदेश था, दोआब का प्रदेश, उसके आर्थिक महत्व को समझते हुए वहाँ पर उसने 2000 इक्ताओं का गठन किया और 2000 तुर्क सैनिकों की नियुक्ति की। उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र नासिरुद्दीन महमूद को सबसे पहले हांसी और उसके बाद अवध तथा अपने एक अन्य पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को पहले बदायूं और फिर लाहौर की इक्ता प्रदान की। तो अपने पुत्रों में उसने इक्ताओं को बांटा और समय समय पर उनकी इक्ताओं को बदला भी सही। इक्ता प्रथा का सारांश भी यही था। सामंत प्रथा और इक्ता प्रथा में अंतर भी यही था कि जहाँ सामंत को प्रदत्त भूमि हमेशा के लिए दे दी जाती थी, उसमें चेंज नहीं होता था, लेकिन इक्तादार को जो इक्ता दी जाती थी वो हर 3-4 वर्ष बाद उस इक्तेदार का वहाँ से स्थानांतरण कर दिया जाता था, ताकि वो एक जगह पर स्थायी रहकर ज़्यादा शक्तिशाली ना बन पाए। तो अपने पुत्रों को भी इसी क्रम में उसने इक्ताएँ प्रदान की और समय समय पर उन इक्ताओं का स्थान भी बदला। इल्तुतमिश जो था वो सल्तनतकालीन प्रशासकीय संरचनाओं की नींव डालने वाला सुल्तान माना जाता है। उसने फारसी राजतंत्र परंपराओं को ग्रहण किया और उन फारसी राजतंत्रीय परंपराओं को भारतीय वातावरण में समन्वित किया। तो फारस की राजतंत्रीय परंपराओं को, फारस का मतलब ईरान की राजतंत्रीय परंपराओं को उसने ग्रहण किया और फिर उसने इन परंपराओं को भारतीय वातावरण में समन्वित किया। ऐसा करने वाला वो दिल्ली का पहला सुल्तान था। इल्तुतमिश के द्वारा रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुना जाना भी इसी बात का प्रतीक है, क्योंकि ईरान में भी पिता के बाद पुत्री को राजगद्दी मिलने के उदाहरण हमें प्राप्त होते हैं। इल्तुतमिश ने अपने पुत्रों की शिक्षा के लिए बगदाद से 2 पुस्तकें विशेष रूप से मंगवाई और इन पुस्तकों से उसने अभी सभी ईरानी राजतंत्रीय परंपराओं को ग्रहण करने का पूरा प्रयास किया। अब वो 2 पुस्तकें कौन सी थी जो इल्तुतमिश ने ईरान से मंगवाई? उसमें पहली पुस्तक थी आदाब उस सलातीन और दूसरी पुस्तक थी मासिर उस सलातीन। इन दोनों पुस्तकों से इल्तुतमिश ने ईरानी राजतंत्रीय परंपराओं को ग्रहण किया। ये पुस्तकें उसके मार्गदर्शक के रूप में काम आई। इल्तुतमिश की एक और खासियत थी कि उसने न केवल अपने पुत्रों को बल्कि अपनी पुत्री को भी राजपद के लिए प्रशिक्षित किया, क्योंकि इल्तुतमिश का मानना था कि राजा का पद और उत्तरदायित्व ऐसा है जिसे केवल योग्य व्यक्ति को ही सौंपना चाहिए और योग्यता की जांच के लिए प्रशिक्षण, चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, सभी को राजपद की परंपराओं का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। हालांकि इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में अपनी पुत्री रजिया को सर्वाधिक योग्य मानते हुए अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की थी और रजिया उत्तराधिकारी बनी भी सही, लेकिन सामंत वर्ग और उलेमा वर्ग इसे सहन नहीं कर सका और एक स्त्री होने के नाते उनको ये मंजूर नहीं था। उलेमा वर्ग का यह मानना था कि रजिया एक महिला है और शरीयत के अंदर किसी महिला को सुल्तान का पद नहीं सौंपा जा सकता
और सामंत वर्ग का जो तुर्की सामंत वर्ग उस समय सक्रिय था दरबार में, उनका ये मानना था कि एक महिला के अधीन हम कैसे काम कर सकते हैं। तो सामंत और उलेमा वर्ग का सहयोग रजिया को नहीं मिल पाया। इस कारण रजिया का शासनकाल अल्प रहा और इस अल्प शासनकाल में भी उसे कई विद्रोहों का सामना करना पड़ा था। लेकिन इल्तुतमिश ने पहली बार अपनी पुत्री को, रजिया को, अपना उत्तराधिकारी घोषित कर एक क्रांतिकारी कदम उठाया था। इल्तुतमिश दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने एक केंद्रीय सेना हश्म-ए-कल्ब का निर्माण किया। हालांकि सुव्यवस्थित रूप से केंद्रीय सेना के गठन का श्रेय बलबन को जाता है। बलबन ने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवाने आरिज की नियुक्ति की और उस दीवाने आरिज का प्रधान आरिज ममालिक को बनाया गया था बलबन के द्वारा। तो बलबन का तो व्यवस्थित केंद्रीय सैन्य विभाग था, लेकिन इस कड़ी में आरंभिक प्रयास सबसे पहले इल्तुतमिश ने किया था और उसने जो अपना सैन्य विभाग बनाया उसका नाम उसने हश्म-ए-कल्ब रखा। उसके शासनकाल में अहमद अयाज नामक व्यक्ति रावत-ए-अर्ज बनाया गया, जिसने 30 वर्षों तक इस पद पर काम किया। अहमद अयाज का महत्व इतना बढ़ गया था इल्तुतमिश के समय में कि एक बार उसने कह दिया था कि यहाँ एकत्र सभी लोग सुने कि शासन एवं प्रशासन का मुख्य रक्षक एवं संबल मैं ही हूँ। तो ये रावत-ए-अर्ज के पद पर अहमद अयाज की नियुक्ति इल्तुतमिश के द्वारा की गई। उसके प्रशासकीय सुधारों में हम आगे देखें तो इल्तुतमिश एक महान मुद्रा विशेषज्ञ भी था। इतिहासकार नेल्सन राइट का कहना है कि वो एक महान मुद्रा विशेषज्ञ भी था। मुद्रा प्रणाली में उसका जो योगदान था वो दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक था। वो पहला सुल्तान था जिसने सिक्के जो चलाए वो पश्चिमी देशों के सिक्कों के समान थे। यही वह पहला सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। अरबी प्रथा पर उसने सिक्के चलाए। चांदी का सिक्का जो उसने चलाया उसका नाम उसने रखा टंका। ये चांदी का टंका 175 ग्रेन का था, ग्राम का नहीं, ग्रेन का। ध्यान दीजिए, चांदी का जो टंका उसने चलाया वो वजन कितना था उसका, 175 ग्रेन। इसी प्रकार इल्तुतमिश के द्वारा जो तांबे का सिक्का चलाया गया, प्रमोद, तांबे का जो सिक्का इल्तुतमिश ने चलाया उसका नाम रखा उसने जीतल। क्या रखा? जीतल। भारत में उसने एक नई परंपरा यह भी शुरू की कि टंके के ऊपर उस शहर का नाम भी ढाला जाता था जिस शहर में वो सिक्का बनता था। क्योंकि चांदी के टंके अलग अलग शहरों में टकसालों में बनते थे, तो जिस शहर के टकसाल में वो सिक्का बनता था उस शहर का नाम भी उस सिक्के के ऊपर अंकित किया जाता था सिक्का ढालते वक्त। यहाँ एक बात इम्पोर्टेंट है कि सुल्तान महमूद गजनवी के सिक्कों पर टकसाल का नाम महमूदपुर लिखा है, महमूद गजनवी के सिक्कों पर, लेकिन उसने भारतवर्ष के बाहर इन सिक्कों को ढलवाया था। तो ये महमूदपुर नाम के जो अंकन है वो वाले सिक्के हमें महमूद गजनवी के मिलते हैं। और इल्तुतमिश के सिक्कों पर जिस टकसाल में वो सिक्का ढाला जाता था उस टकसाल और उस शहर का नाम अंकित किया जाता था। तो चांदी का टंका और तांबे का जीतल, ये दोनों इल्तुतमिश ने चलाए थे। और प्रशासनिक सुधारों की बात करें हम तो इल्तुतमिश ने 33 प्रशासकों को सरकारी पदों से सिर्फ इसलिए हटा दिया क्योंकि वे उच्च कुल में पैदा हुए नहीं थे। बहुत बड़ी बात है ये कि 33 प्रशासकों को महज इस कारण से इल्तुतमिश ने हटा दिया कि वो प्रशासक उच्च कुल के नहीं थे। लेकिन यहाँ एक अपवाद है, इल्तुतमिश ने अपने वजीर निजामुल मुल्क जुनैदी को, जो कि जाति से लुहार था, उसको पद से नहीं हटाया। प्रमोद, 33 प्रशासकों को तो हटा दिया, लेकिन
अपने वजीर को नहीं हटाया। 33 प्रशासकों को इल्तुतमिश ने इसलिए हटा दिया कि वो उच्च कुल के नहीं थे, लेकिन उसका वजीर जो था निजामुल मुल्क जुनैदी, वो लुहार था जाति से, लेकिन फिर भी उसको उसके पद से इल्तुतमिश ने नहीं हटाया। परंतु इल्तुतमिश का अपने वजीर पर ज़्यादा विश्वास नहीं था। इल्तुतमिश के सम्मुख एक बार जब उलेमाओं ने हिंदुओं के लिए मृत्यु या इस्लाम की शर्त रखी, तो जुनैदी ने, जो इल्तुतमिश का वजीर था, उसने इल्तुतमिश को कहा कि मुसलमान तो समुद्र में केवल एक बूंद के समान या दाल में नमक के बराबर है, इसलिए उलेमाओं का जो ये प्रस्ताव है कि हिंदुओं के लिए या तो मृत्यु या इस्लाम अपनाओ, ये प्रस्ताव लागू नहीं किया जा सकता। बाद में इल्तुतमिश को भी ये बात समझ में आई और इल्तुतमिश ने भी कहा कि भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। हालांकि इल्तुतमिश उलेमा वर्ग का विरोधी नहीं था और दरबार में धार्मिक गोष्ठियां आयोजन कर उलेमा वर्ग को संतुष्ट करता था। तो ये इल्तुतमिश का धर्म के प्रति दृष्टिकोण था। इल्तुतमिश की न्यायप्रियता के बारे में भी हमें इब्न बतूता काफ़ी जानकारी देता है। हालांकि इब्न बतूता जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हिंदुस्तान आया था, लेकिन वो इल्तुतमिश के बारे में भी ऐतिहासिक जानकारियां प्रदान करता है। वो कहता है इब्न बतूता कि इल्तुतमिश ने अपने महल के सम्मुख संगमरमर के 2 शेर बनवाए। इल्तुतमिश ने क्या किया, दिल्ली में अपने महल के सम्मुख संगमरमर के 2 शेर बनवाए और उनकी गर्दनों में घंटियां बांधी। कोई भी व्यक्ति इन घंटियों को बजाकर सुल्तान से किसी भी वक्त न्याय की मांग कर सकता था। आगे चलकर मुग़ल बादशाह जहांगीर ने भी आगरा के किले के शाह बुर्ज में न्याय की जंजीर लगवाई। इल्तुतमिश ने न्याय करने के लिए सभी शहरों में काजियों की नियुक्ति की। और क्या किया इल्तुतमिश ने? इल्तुतमिश ने शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दिल्ली और बदायूं में मदरसा मुइज्जी कॉलेज खोले, जिनको म्यूजिया कहा जाता था। तो मदरसा कॉलेज कहाँ खोले उसने? मदरसा मुइज्जी कॉलेज दिल्ली और बदायूं में। इन मदरसा मुइज्जी कॉलेजों को म्यूजिया भी कहा जाता था। इल्तुतमिश ने अपने पुत्र, जो उसका प्रिय पुत्र था नासिरुद्दीन महमूद, उसका मकबरा दिल्ली के मकबनपुर में बनवाया, जिसे सुल्तानगढ़ी का मकबरा भी कहा जाता है। इतिहासकार आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ये कहते हैं कि सुल्तानगढ़ी का जो मकबरा था वो भारत में तुर्कों के द्वारा निर्मित पहला मकबरा था। इल्तुतमिश ने अपने स्वयं का मकबरा भी बनवाया दिल्ली में। इल्तुतमिश को मकबरों का पितामह भी कहा जाता है। तो एक तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया। एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि सुल्तानगढ़ी किसका मकबरा है, तो ये इल्तुतमिश के पुत्र नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा है। ये सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में मकबनपुर में स्थित है। ये किसने बनवाया? ये इल्तुतमिश, जो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, इल्तुतमिश ने इसे बनवाया था अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की याद में। तो इल्तुतमिश को मकबरों का पितामह भी कहा जाता है। और सुल्तानगढ़ी जो है वो भारत में तुर्कों के द्वारा निर्मित पहला मकबरा माना जाता है। इल्तुतमिश ने भारतीय सामंतशाही के विनाश के लिए इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की। तो ये इक्ता व्यवस्था साम्राज्य के सुदूर स्थित प्रदेशों को जोड़ने में काफ़ी सहायक रही। इक्ता भूमि का टुकड़ा होता है और जिसे वो भूमि सौंपी जाती थी वो इक्ता को धारण करने वाला व्यक्ति इक्तेदार कहलाता था। इक्तेदार प्रांतीय बड़ी इक्ताएँ भी होती थी और छोटी इक्ताएँ भी होती थी। बड़ी इक्ताओं के जो प्रमुख होते थे वो प्रांतीय गवर्नर की तरह काम करते थे। वो क्या करते थे? बड़ी इक्ताओं के इक्तादार वो प्रांतीय गवर्नर के रूप में वो लगान वसूलते थे, कानून व्यवस्था की स्थिति को मेंटेन करते थे, मुकदमों की सुनवाई करते थे, है ना, ये सारे। और सुल्तान को आवश्यकता पड़ने पर सैनिक टुकड़ी की सहायता भी उपलब्ध करवाते थे। जबकि छोटी इक्ताओं के इक्तादार केवल सुल्तान को सैनिक सहायता ही उपलब्ध
उपलब्ध करवाते थे। तो पहली बार इक्ता व्यवस्था भारत में व्यवस्थित रूप से इल्तुतमिश के द्वारा शुरू की गई। यद्यपि इक्ता व्यवस्था की शुरुआत या इक्ता प्रदान करने का जो कार्य था वो मोहम्मद गोरी ने शुरू किया था भारत में, और कुतुबुद्दीन ऐबक को कोहराम का इक़्तिदार भी मोहम्मद गोरी ने बनाया था, परंतु इल्तुतमिश ने व्यवस्थित रूप से अपने प्रशासन का आधार इक्ता व्यवस्था को बनाया, और इक्ता व्यवस्था का सामान्य प्रचलन इल्तुतमिश में ही देखा जाता है। तो इक्ता व्यवस्था ने क्या किया? इक्ता व्यवस्था ने साम्राज्य के सुदूर स्थित प्रदेशों को आपस में जोड़ने में बहुत मदद की। इक्तेदारों का इल्तुतमिश समय समय पर 3-4 वर्षों बाद स्थानांतरण करता रहता था। तो ये इक्ता व्यवस्था उसके प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य आधार थी। अन्य उपलब्धियां क्या थी इल्तुतमिश की ओर देखें हम। प्रशासकीय उपलब्धियां तो हमने पढ़ ली। नंजी सर, इल्तुतमिश की अन्य उपलब्धियां भी बहुत ज़्यादा रही थी। इल्तुतमिश जो था उसका जो महल था वो दौलत खाना कहलाता था दिल्ली में। दौलत खाने में उसने 2 महल उसके निजी महल थे, वो थे सफ़ेद महल और हरा महल। सफ़ेद महल को कैसर सफ़ेद कहा जाता था और हरे महल को कैसर ए फिरोजा कहा जाता था। इल्तुतमिश ने साहित्यकारों को भी संरक्षण दिया, इतिहासकारों को भी संरक्षण दिया। उसने मिनहाज उस सिराज उसको भी संरक्षण दिया इल्तुतमिश ने। मिनहाज उस सिराज ने तबकाते नासिरी लिखी फ़ारसी भाषा में, जिसमें 23 चैप्टर्स हैं। प्रमोद, कितने चैप्टर हैं? 23। कितने चैप्टर्स हैं मिनहाज उस सिराज में? तबकाते नासिरी में 23 चैप्टर्स हैं, 23 अध्याय हैं। ये नेट में पूछा हुआ प्रश्न है, तो ये आप ध्यान रखें कि मिनहाज उस सिराज जिसने तबकाते नासिरी पुस्तक लिखी 23 अध्यायों वाली, वो इल्तुतमिश के दरबार में रहता था। इसी प्रकार मलिक ताजुद्दीन को भी इल्तुतमिश ने अपने दरबार में संरक्षण दिया। इल्तुतमिश का जो राज दरबार था वो विभिन्न योग्य व्यक्तियों के कारण महमूद गजनवी के दरबार की भांति गौरवपूर्ण बन गया था। संभवतः इसी समय अमीर खुसरो का जो पिता था नंजी सर, सैफुद्दीन, वो मध्य एशिया से भारत आया था, और अमीर खुसरो के पिता सैफुद्दीन को भी इल्तुतमिश ने अपने यहाँ पर शरण दी थी। इल्तुतमिश ने एक नासिरी नामक कवि को भी अपने यहाँ संरक्षण दिया। तो इतिहासकारों और कवियों में देखें हम तो हमने एक तो मिनहाज उस सिराज के बारे में पढ़ा, एक हमने मलिक ताजुद्दीन के बारे में पढ़ा, अमीर खुसरो के पिता सैफुद्दीन को भी शरण दी, और नासिरी नामक कवि को भी उसने शरण दी। कैसर ए सफ़ेद और कैसर ए फिरोजा, ये उसके दिल्ली में दौलत खाना में 2 महल थे। मिनहाज उस सिराज इल्तुतमिश को सुल्तान सईद कहता है। मिनहाज कहता है कि इल्तुतमिश जैसा गुणवान, दयालु हृदय और विद्वानों और धर्म उपदेशकों का आदर करने वाला सुल्तान कभी सिंहासन पर नहीं बैठा। तो इस प्रकार मिनहाज इल्तुतमिश की प्रशंसा करता है। निजामुद्दीन औलिया इल्तुतमिश के बारे में लिखते हैं कि इल्तुतमिश की स्मरण शक्ति बड़ी तीव्र थी। वह अपने सेवकों को नाम से जानता था, और किसी भी सेवक को इतना दयालु था कि किसी भी सेवक को उसके सोने के वक्त कभी परेशान नहीं करता था। ऐसा निजामुद्दीन औलिया का इल्तुतमिश के बारे में कहना है। इल्तुतमिश के शासनकाल में राजनयिक सिद्धांत के ऊपर ग्रंथ तैयार किए गए। राजनीतिक सिद्धांतों पर दो ग्रंथ तैयार किए गए। इसमें फ़क्र ए मुदब्बिर की रचना आदाब उल हर्ब या आदाब उल मुल्क है, और नूरुद्दीन मोहम्मद औफ़ी की रचना जवामी उल हिकायत है। जवामी उल हिकायत ये 1231 में नूरुद्दीन मोहम्मद औफ़ी ने इल्तुतमिश के दरबार में इसकी रचना की, और इस जवामी उल हिकायत पुस्तक में ही चुंबकीय कंपास की उल्लेख मिलता है। तो ये दो रचनाएं इल्तुतमिश के राजकीय सिद्धांतों के बारे में जानकारी देती है। कौन कौन सी?
फ़क्र ए मुदब्बर की रचना आदाब उल हर्ब और नूरुद्दीन मोहम्मद औफ़ी की रचना जवामी उल हिकायत। इसके अलावा और क्या हुआ, इल्तुतमिश के समय में दिल्ली इस्लाम का प्रमुख केंद्र बन गई, कुव्वतुल इस्लाम कहे जाने लगी और कुव्वतुल इस्लाम के नाम से प्रसिद्ध हुई। इल्तुतमिश के काल में 1221 ईस्वी में सूफ़ी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली आए। ये वही सूफ़ी संत थे जिनकी स्मृति में, जिनके आदर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 4 मंजिला 225 फीट ऊंची कुतुब मीनार बनवाई थी। बाद में इल्तुतमिश के समय में जब वो चौथी मंजिल बिजली गिरने से टूट गई तो इल्तुतमिश ने न केवल उस चौथी मंजिल का पुनर्निर्माण करवाया बल्कि एक नई 5वीं मंजिल भी बनवाई। तो इल्तुतमिश के समय में कुतुब मीनार की जो ऊंचाई थी वो बढ़कर 5 मंजिला और हाइट हो गई उसकी 250 फीट 240 फीट। शेख बहाउद्दीन जकारिया की मदद से इल्तुतमिश ने मुल्तान पर भी विजय प्राप्त की थी। ये शेख बहाउद्दीन जकारिया ये सूफ़ी संत थे, इनके आशीर्वाद से इल्तुतमिश ने मुल्तान पर विजय प्राप्त की। इल्तुतमिश एक अन्य सूफ़ी संत थे शेख नक्शबी उर्फ सुगरा। शेख नक्शबी जिनको सुगरा के नाम से भी जाना जाता था, उनको इल्तुतमिश बड़ा आदर करता था, उनको पिताजी कहता था और इल्तुतमिश ने ही सुगरा को शेख उल इस्लाम के पद पर काबिज किया। शेख उल इस्लाम का पद इल्तुतमिश ने ही बनाया था सबसे पहले और इस पद पर उन्होंने सुगरा को नियुक्त किया। मिनाज के अनुसार इल्तुतमिश को बचपन में एक दरवेश ने कुछ अंगूर खरीद कर दिए थे क्योंकि इल्तुतमिश के पास पैसे नहीं थे। बदले में दरवेश ने इल्तुतमिश से वादा लिया कि जब इल्तुतमिश सत्ता हासिल करेगा तो वो हमेशा फ़कीरों और संतों का सम्मान करेगा। इसी कारण इल्तुतमिश के दरबार में साहित्यकारों और संतों को पर्याप्त आदर मिलता था। इसामी और अन्य ग्रंथों से ये प्रमाणित होता है कि इल्तुतमिश ने अपना कुछ समय बगदाद में भी व्यतीत किया था। 1220 ईस्वी में बगदाद का जो खलीफा था अल नासिर, उसने हसन सागानी को अपना दूत बनाकर इल्तुतमिश के दरबार में भेजा। जियाउद्दीन बरनी कहता है कि इस खलीफा बगदाद के खलीफा अल नासिर ने बाद में एक अन्य दूत काजी जलाल उरूस को भी भेजा जो इल्तुतमिश के लिए बगदाद से सफ़ीनत उल खुलफा की एक प्रति अपने साथ लेके आया था। 18 फरवरी 1229 को खलीफा के दूत इल्तुतमिश के गद्दी का मान्यता पत्र जिसको मंशूर कहते हैं वो लेकर के दिल्ली आए 18 फरवरी 1229। इसी अवसर पर इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद का विशेष सम्मान करने के लिए उसे लाल छत्र प्रदान किया, लेकिन मार्च अप्रैल 1229 में ही इल्तुतमिश के इस ज्येष्ठ पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश ने 1235 ईस्वी में उसके शासनकाल में एक तिब्बती दूत धर्मस्वामी ने नालंदा की यात्रा की। तिब्बती भिक्षु था ये, जो धर्मस्वामी इसका नाम था, ये तिब्बत से इसने भारत की यात्रा की थी। इल्तुतमिश को अब दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक मानते हैं, हम ऐबक को नहीं मानते हैं। क्या कारण है कि हम इल्तुतमिश को ही मानते हैं दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, ऐबक को नहीं मानते हैं? आखिर क्यों? क्योंकि नंबर 1, ऐबक ने लाहौर से शासन किया, दिल्ली से नहीं, जबकि इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी में दिल्ली को राजधानी बनाकर वहीं से शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। यही कारण है कि फिरोज़ तुगलक ने उसका नाम खुतबे में शामिल नहीं किया। इल्तुतमिश तो 1206 ईस्वी में ही मोहम्मद गोरी के द्वारा आज़ाद करवा दिया गया था, जबकि ऐबक को गयासुद्दीन महमूद ने 1208 में दास्ता से मुक्ति मिली थी। इस प्रकार इल्तुतमिश ऐबक से पहले ही दास्ता से मुक्ति पा चुका था। इल्तुतमिश ने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ऐसा नहीं किया। इल्तुतमिश का चयन दिल्ली के तुर्क अमीरों और सैन्य अधिकारियों ने किया, जबकि ऐबक का नहीं किया। यही नहीं, यही इल्तुतमिश के सत्ता ग्रहण करने का आधार था, अर्थात इल्तुतमिश को दिल्ली के तुर्क अमीरों और सैन्य अधिकारियों का पूरा समर्थन प्राप्त था। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को न केवल अक्षुण्ण रखा, वरन उसने दिल्ली सल्तनत को एक सुसंगठित राज्य बना दिया।
उसने दिल्ली को राजनीतिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बना दिया। यह उसके कार्यों का ही फल था कि इल्तुतमिश के समय में दिल्ली को हजरत ए दिल्ली कहा जाने लगा। जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार चंगेज खां से उत्पीड़ित होकर अनेक प्रसिद्ध राजकुमार, कुलीन, मंत्री और इतिहासकार, साहित्यकार इल्तुतमिश के दरबार में आ गए। इल्तुतमिश ने सबको अपने दरबार में शरण दी और इन साहित्यकारों, राजकुमारों, कुलीन व्यक्तियों की उपस्थिति से इल्तुतमिश के दरबार का वैभव और स्तर इतना बढ़ गया कि वे महमूद एवं संजर के दरबारों के समान दिखाई देने लगा। दिल्ली सल्तनत में पहली बार वंशानुगत राज सत्ता स्थापित करने का प्रयास भी इल्तुतमिश ने ही किया। 18 फरवरी 1229 को उसने बगदाद के खलीफा से अपनी शासन का मान्यता पत्र, जिसको मंशूर कहते हैं, वो प्राप्त किया। खलीफा ने इल्तुतमिश को सुल्तान ए आजम या महान सुल्तान कहा। तो इस प्रकार 18 फरवरी 1229 को मंशूर प्राप्त हो जाने के बाद इल्तुतमिश की सत्ता को बगदाद के खलीफा से वैधता मिल गई और दिल्ली सल्तनत की स्वतंत्र स्थिति को मान्यता मिली। इन्हीं सब कारणों से हम इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कहते हैं। हालांकि दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान, जिसको खलीफा ने वैधानिक मान्यता प्रदान की, वो था इल्तुतमिश। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी के अनुसार भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास इल्तुतमिश से प्रारंभ होता है। प्रोफेसर के निजामी के अनुसार कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा के बारे में सिर्फ दिमागी खाका बनाया था। इल्तुतमिश ने इस दिमागी खाके को एक व्यक्तित्व, एक पद, एक प्रेरणा शक्ति, एक शासन व्यवस्था और एक शासक वर्ग प्रदान किया। तो प्रोफेसर निजामी का ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को एक व्यक्तित्व, पद, प्रेरणा शक्ति, शासन व्यवस्था और शासक वर्ग प्रदान किया। यही कारण है कि इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद और इतिहासकार लेनपुल ने भी इल्तुतमिश को दास वंश का वास्तविक शासक घोषित किया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इल्तुतमिश ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। तो यहाँ पर अपना ये इल्तुतमिश का जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट होता है। आज का आपका होमवर्क रहेगा कि इल्तुतमिश की प्रशासकीय सुधारों का वर्णन कीजिए। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।